क्रांति की शुरुआत जो है वो दूसरों से उम्मीद रखकर नहीं होती है। क्रांति की शुरुआत होती है खुद क्रांति बनने से। हेलो कमांडर्स, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो बेटा आज ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स मतलब प्लांट फिजियोलॉजी में जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, उसका आज लास्ट लेक्चर है। ठीक है, लेक्चर नंबर 12, जिसमें हम क्या देखने वाले हैं, इसमें हम ट्रांसपोर्ट ऑफ शुगर को देखेंगे, सोर्स एंड सिंक के कॉन्सेप्ट को समझेंगे हम, और हम मुंज की मास फ्लो हाइपोथेसिस को देखेंगे हम। हालांकि एनसीईआरटी में बहुत विस्तार से इसको नहीं दे रखा है, लेकिन हमें थोड़ा सा जो है वो समझते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा कि कैसे जो है वो शुगर का ट्रांसलोकेशन होता है, और इसके साथ ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, और हमने इस चैप्टर में तकरीबन 100 से ऊपर हमने एमसीक्यू जो है वो क्लास में लगाए हुए हैं, और इससे हमें बड़ी हेल्प मिलेगी, क्योंकि हमें एक अप्रोच समझ में आया हमें कि हाँ एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है और हमें ऐसे आंसर उसका निकालना होता है। ठीक है, तो आज का लेक्चर बहुत लंबा लेक्चर नहीं है, लेकिन हम एक काम करते हैं, पहले लेक्चर को हम फिनिश करते हैं और उसके बाद आते हैं और कुछ एमसीक्यू हम लगाएंगे बेटा। ठीक है, जैसे ही आप में से कई बच्चों ने कहा सर बाकी जो दूसरे चैप्टर है उनके भी आप एमसीक्यू ले लीजिए, तो पहले ये खत्म हो जाए, फिर हम जो है वो फोटोसिंथेसिस में भी हम एमसीक्यू ले लेंगे, कोई चिंता वाली बात नहीं है। ठीक है ना, आपने सब्र से जो है सुना समझा अच्छे से आपने। देखो बेटा, जो भी हम पढ़ रहे हैं ना उसका आउटकम निकलना चाहिए, मतलब आप टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करें, आपको डीपीएस के क्वेश्चन बनना चाहिए, और आपको फाइनली एग्जाम में 360 आउट ऑफ 360 बायोलॉजी में लेकर आना है। ठीक है ना बेटा, क्लियर? 720 आउट ऑफ 720 टारगेट है हमारा, फोड़ के आएंगे। देश के हर अच्छे मेडिकल कॉलेज में बायोमेंटर्स के कमांडो होंगे, और ग्रुप में होंगे, झुंड में होंगे, ग्रुप छोटा मोटा नहीं, झुंड होगा हमारा। ठीक है ना, बड़ा सा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, तो पढ़िए, मेहनत कीजिए। तो एक काम करते हैं, पहले लेक्चर देखते हैं और फिर एमसीक्यू लगाते हैं। हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह, और हम पढ़ रहे हैं बेटा प्लांट फिजियोलॉजी, जिसमें हम पढ़ रहे हैं ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, और ये ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स का लास्ट लेक्चर है, जिसमें हम बात करेंगे फ्लोएम ट्रांसपोर्ट के ऊपर। अभी तक हम देख चुके हैं प्लांट वाटर रिलेशंस का मतलब क्या होता है, ट्रगार प्रेशर क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ऑस्मोटिक पोटेंशियल क्या होता है, वाटर पोटेंशियल क्या होता है, इम्बाइबिशन क्या होता है, पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है। ठीक है, और नॉन ऑस्मोटिक एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, ऑस्मोटिक एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है। ठीक है, एसेंट ऑफ सेप कैसे होता है, डिक्सन एंड जॉली की थ्योरी क्या है, कोहेशन ऑफ वाटर का क्या रोल होता है एसेंट ऑफ सेप में, फिर स्टोमेटा की स्कोटो एक्टिव ओपनिंग, रात में स्टोमेटा कैसे खुलते हैं उसको भी देखा हमने। के स्टोमेटा की हमने दिन में ओपनिंग, फोटो एक्टिव ओपनिंग के बारे में हमने बात किया, रोल ऑफ पोटेशियम आयन को भी समझा। ये सब मैंने क्यों बताया, ताकि आप रिकॉल कर सके एक बार मेरे साथ साथ कि मैं क्या बताना आपको चाह रहा हूं बेटा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं, पिछली क्लास से हम आगे। ठीक है, तो देखो आज आपको ये बताना है बेटा, पहले सबसे पहले आप ये बताइए मेरे को कि जो आपको दिखाई पड़ रहा है स्क्रीन में, ये कोबाल्ट क्लोराइड का पेपर है। ये क्या है बेटा, ये कोबाल्ट क्लोराइड पेपर है। इसका इस्तेमाल हम क्यों करते हैं, कि यानी ट्रांसमिशन में किस प्रोसेस को जानने के लिए हम कोबाल्ट क्लोराइड के पेपर का यूज करते हैं। ठीक है, दूसरा जो इक्विपमेंट आपको दिखाई पड़ रहा है तस्वीर में, उसका नाम क्या है, कि व्हाट इज द नेम ऑफ दिस इक्विपमेंट। ये जो इक्विपमेंट आपको दिखाई पड़ रहा है इसका नाम क्या है। संभव हो तो बेटा ये भी बताइएगा कि ये किस मैकेनिज्म पे काम करता है, मतलब क्या किस फॉर्मूले पे, किस कॉन्सेप्ट के ऊपर ये काम करता है, इस इक्विपमेंट का नाम क्या है और ये किस कॉन्सेप्ट पर काम करता है। दोनों चीजें बताई हुई मैंने पिछले लेक्चर में। ठीक है ना, क्लियर? फिर हमने बात किया था बेटा मिनरल एब्जॉर्प्शन के बारे में बात किया था, तो मैंने आपको मिनरल्स की मोबिलिटी के बारे में बताया था कि कौन से मिनरल जो है वो ओल्ड सेल से निकल, ओल्ड लीफ से निकल के यंगर लीफ की ओर पहुंच जाते हैं, और कौन से नहीं पहुंच पाते। जैसे हमने कहा था कैल्शियम आयन नहीं पहुंच पाता है, नाइट्रोजन जो है वो सबसे पहले पहुंचता है। तो एक्चुअली में हमने पिछली क्लास में देखा था कि मिनरल आयन को एब्जॉर्ब कैसे करते हैं और ट्रांसलोकेट कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए आज हम बात करेंगे बेटा फूड के ट्रांसलोकेशन के ऊपर। किसके बारे में बात करेंगे हम? आज हम बात करेंगे फूड के ट्रांसलोकेशन के ऊपर। ठीक है, ध्यान से बात सुनना बेटा, कुछ बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है दिमाग में आपके रहना चाहिए। पौधों में, प्लांट्स में जो फूड है उसका निर्माण, फूड का निर्माण होता है ग्लूकोज के फॉर्मेट के, यानी ग्लूकोज के फॉर्म में फूड बनता है। ठीक है, देन
इट इज ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज, सुक्रोज के फॉर्म में फूड का ट्रांसलोकेशन होता है, ठीक है। एंड इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, स्टार्च के फॉर्म में इसका स्टोरेज होता है, ठीक है। मतलब जो शुगर का निर्माण है, जब कभी फोटोसिंथेसिस होता है बेटा, तो उससे ग्लूकोज बनता है, एंड देन ग्लूकोज कन्वर्टेड इनटू दी सुक्रोज, यानी ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है वो सुक्रोज में कन्वर्ट होते हैं, एंड सुक्रोज है डाइसैकेराइड, सुक्रोज है डाइसैकेराइड शुगर, जिसमें एक ग्लूकोज होगा एक फ्रक्टोज होगा, ठीक है। तो ग्लूकोज फ्रक्टोज के एक मॉलिक्यूल जुड़ के सुक्रोज को बनाते हैं। तो जो फॉर्म के, ध्यान से बात सुनिएगा, ठीक है, पौधों में, प्लांट्स में फूड का जो फॉर्म फ्लोएम से ट्रांसलोकेशन में इस्तेमाल किया जाता है, फ्लोएम में ट्रांसलोकेशन में यूज किया जाता है, वो होता है सुक्रोज। क्या होता है बेटा? वो सुक्रोज होता है। क्लियर? मतलब सुक्रोज वो फॉर्म है शुगर का जो कि फूड ट्रांसलोकेशन में इस्तेमाल किया जाता है, एंड इट इज ए डाइसैकेराइड शुगर। क्लियर? ठीक है। एंड इट इज ऑल्सो ऑस्मोटिकली एक्टिव शुगर, ये ऑस्मोटिकली एक्टिव शुगर होती है, ठीक है। छोटी छोटी बातें दिमाग में रखिएगा आपकी, ये ऑस्मोटिकली एक्टिव शुगर होती है, ठीक है। जहां पर फूड का निर्माण होता है, जहां पर प्लांट में फूड बनता है, उस जगह को बोलते हैं हम सोर्स कहते हैं, ठीक है। जहां से फूड को हम ट्रांसलोकेशन कर रहे हैं, कहां पर? वहां पर जहां पर फूड का या तो कंजम्पशन हो रहा है या स्टोरेज हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया सोर्स बेटा, ठीक है। तो सोर्स जो होता है मतलब वहां पे शुगर बड़ी मात्रा में प्रेजेंट है और उसको अलग अलग हिस्सों में भेजना है। तो सोर्स का मतलब है द पॉइंट वेयर मोस्ट ऑफ द शुगर इज प्रेजेंट, जिसको बाकी प्लांट के अलग अलग हिस्सों में भेजना होता है। क्लियर? क्लियर? अब बात करते हैं, दूसरा होता है बेटा सिंक के। सिंक का मतलब होता है वो जगह जहां पर शुगर या तो इस्तेमाल होती है या स्टोर कर दी जाती है, ठीक है। और शुगर का जो स्टोरेज होता है वो स्टार्च के फॉर्म में होता है, और स्टार्च ऑस्मोटिकली इनएक्टिव होता है। स्टार्च इज ऑस्मोटिकली इनएक्टिव, स्टार्च ऑस्मोटिकली जो है वो इनएक्टिव होता है, इट इज ऑस्मोटिकली इनएक्टिव। क्लियर? ठीक है। जो स्टार्च है वो ऑस्मोटिकली इनएक्टिव होता है, ठीक। अब एक बात और है बेटा यहाँ पे के, बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये कि हम एक बात समझ गए हैं कि जहां शुगर बन रही है वहां पर शुगर बन रही है ग्लूकोज के फॉर्म में, देन कन्वर्ट इनटू सुक्रोज, और सुक्रोज इज द फॉर्म जो फ्लोएम के में ट्रांसलोकेशन में भाग लेता है। यानी शुगर का ट्रांसलोकेशन सुक्रोज के फॉर्म में होता है, और सुक्रोज ऑस्मोटिकली एक्टिव होता है, और शुगर का जो स्टोरेज है वो स्टार्च के फॉर्म में होता है जो कि ऑस्मोटिकली इनएक्टिव होता है। तो एक बात दिमाग में डाल लीजिए कि इसका मतलब निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं कोई इसका वाटर से कनेक्शन भी है, ऑस्मोसिस की प्रक्रिया से कोई संबंध इसका जरूर है। यदि ऑस्मोसिस की प्रक्रिया से संबंध ना होता तो ये शुगर के फॉर्म अलग अलग, ऑस्मोटिकली इनएक्टिव, ऑस्मोटिकली एक्टिव, ऐसे फॉर्म क्यों भला चेंज होते, ठीक है। अब फ्लोएम क्या होता है? जाइलम वो हिस्सा होता है जहां से वाटर का और मिनरल का कंडक्शन होता है। क्लियर? जाइलम उसे बोलते हैं। फ्लोएम वो चीज होती है बेटा, वो वेस्कुलर बंडल, वो संवहनी तंतु होता है। फ्लोएम वो वेस्कुलर बंडल होता है जहां जहां जिससे कि फूड का ट्रांसलोकेशन किया जाता है। क्लियर? फ्लोएम के बेटा कुछ भाग होते हैं। फ्लोएम में जो मेन कंडक्टिंग पार्ट होता है उसको हम सीव ट्यूब बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं साहब? सीव ट्यूब कहते हैं। सीव ट्यूब जो होता है वो लंबी लंबी सेल्स होती है जिनके सिरे में परफोरेटेड एंड प्लेट देखने मिलती है, जिनके सिरे पर आपको छेद वाली एंड प्लेट देखने मिलेगी। तभी तो जो है प्लाज्मोडेस्माटा गुजरेंगे और प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू एक सीव ट्यूब सेल से अगली सीव ट्यूब सेल में फूड पहुंचेगा। तो देखिए आप, जो ये सीप प्लेट है ना, बेसिकली क्या है, ये एंड वॉल है, कह रहे दोनों सेल की एंड वॉल है, वहां पे छेद होंगे। आप समझ लीजिए बिल्कुल वैसा है जैसे मैंने आपसे कहा कि इमेजिन करते हैं कि एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं हम कि एक के ऊपर एक डब्बे रखे हुए हैं, बॉक्स, ठीक है। एक के ऊपर एक हमने क्या किया, टीन के कंटेनर रख दिया हमने, ठीक है ना। एक के ऊपर एक टीन के कंटेनर रख दिया हमने, और मान लो ऊपर वाले टीन के कंटेनर में हम पानी डालते हैं तो क्या नीचे पानी आ जाएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि टीन इसके अपनी अपनी, हर कंटेनर की अपनी नीचे एक तली है, हर कंटेनर का अपना एक बॉटम है, तली है, तो कैसे वाला नीचे जाएगा उठ के? आप इमेजिन कीजिए ना कि आपने घर में एक कप लिया आपने, एक के ऊपर एक आपने कप रख दिए, पहले वाले कप में पानी भरा आपने, तो क्या लास्ट वाले कप में पानी पहुंच जाएगा? नहीं पहुंचेगा, क्योंकि नीचे तली है। तो क्या करना पड़ेगा आपको? उस बॉटम में छेद करने पड़ेंगे आपके। इमेजिन करते हैं हमने क्या किया, टीन के कंटेनर थे, हमने छेद कर दिया इसमें से, ऐसे छेद कर दिया हमने, देखिए है ना, छेद कर दिया हमने। अब क्या होगा?
अब आप जैसे ही पानी भरेंगे ऊपर से तो ये छेद से पानी रिसता हुआ अगले कंटेनर में पहुंचेगा, उससे नीचे पहुंचेगा और फाइनली बाहर निकल जाएगा। जो कप आपने एक के ऊपर रखे, यदि कप की तली में छेद होगा तो ऊपर पानी डालोगे तो नीचे पहुंच जाएगा उठ के। तो इमेजिन करते हैं बिल्कुल वैसे कि जो फ्लोएम है उसमें भी सीप ट्यूब सेल है, वो कंटेनर के समान है, उनमें जो है पोर्स हैं, और वो जो एंड प्लेट जो तली है, जिस तली में पोर है उसे हम सीप प्लेट बोलते हैं। क्लियर? फिर चूंकि फ्लोएम जो सीप ट्यूब सेल होती है बेटा, वो लिविंग सेल होती है, लेकिन उनमें अपना खुद का न्यूक्लियस नहीं होता है। ये बिल्कुल वैसी वाली बात है जैसे हमने देखा था आरबीसी, जो आप देखेंगे मैमलियन मैमल्स होते हैं, उनकी आरबीसी में भी न्यूक्लियस नहीं होता, लिविंग सेल होती है उनके। प्लांट किंगडम में सीप ट्यूब सेल जो है वो लिविंग सेल होती है, जिनके पास अपना खुद का न्यूक्लियस नहीं होता है, और इनके लिए इनका जो काम है, जो इनका न्यूक्लियस का जो काम है, या इनका जो सेल का जो मेंटेनेंस का काम है, उसे संभालने वाली इनकी सिस्टर सेल होती है, दूसरी कोशिका होती है। जब एक सेल डिवाइड करती है तो दो सेल बनती है, एक कंपेनियन सेल बनती है, एक सीप ट्यूब सेल बनती है, तो दोनों आपस में हो गई सिस्टर सेल। तो कंपेनियन सेल सीप ट्यूब सेल के मेंटेनेंस का काम संभालती है, उसकी देखरेख का काम संभालती है। ठीक है, और फ्लोएम को मजबूती देने के लिए फ्लोएम फाइबर पाए जाते हैं। तो ये सब क्या देखा हमने? ये हमने देखा बेसिक स्ट्रक्चर जो है फ्लोएम का किस तरह का होता है, और फ्लोएम से साथ में फ्लोएम पेरेन्काइमा अटैच्ड होता है, जो रेडियल कंडक्शन में हेल्प भी करता है। ठीक है, आप प्लांट्स में बेटा हम एक वर्ड यूज करते हैं, एक एक बात को बड़े ध्यान से सुनते रहिएगा। प्लांट्स में एक वर्ड यूज करते हैं, हम बोलते हैं वेस्कुलर बंडल। ठीक है, वेस्कुलर बंडल। ठीक है, और वेस्कुलर बंडल वर्ड का मतलब होता है जाइलम एंड फ्लोएम। एक वेस्कुलर बंडल होता है, एक जाइलम और एक फ्लोएम। ठीक है, मतलब जाइलम और फ्लोएम से बनी यूनिट को हम क्या बोलते हैं? संवहनी तंतु, वेस्कुलर बंडल कहते हैं उसको हम। के याद रखिएगा, जाइलम और फ्लोएम जो है वो आसपास ही पाए जाते हैं, और मैंने पिछली क्लास में बताया था आपको कि ऐसा नहीं होता है कि जाइलम के शेप में आपको कोई भी ऑर्गेनिक कंपोनेंट ना मिले। तो चूंकि जाइलम और फ्लोएम कई जगह पे आपस में एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, एक दूसरे को आपस में कनेक्ट करते हैं, जाइलम और फ्लोएम कई जगह पर आपस में एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, तो कुछ फ्लोएम का कंटेंट जाइलम के पास पहुंच जाता है और कुछ जाइलम कंटेंट फ्लोएम के पास भी चला जाता है। याद है पिछली क्लास में हमने बात किया था इस बारे में। ठीक है, तो मैंने क्या कहा आपसे? मैंने कहा सोर्स वो जगह है जहां पर फूड का निर्माण होता है, फूड बनता है। के सिंक वो जगह जहां पर फूड को हम या तो स्टोर करते हैं या कंज्यूम करते हैं। के और इन दोनों के बीच में क्या है? ये फ्लोएम सीप ट्यूब है जो कम्युनिकेटिंग होती है, जो ट्रांसलोकेशन में रोल प्ले करती है। याद रखिएगा, सीप ट्यूब के थ्रू जो शुगर का ट्रांसलोकेशन है, सीप ट्यूब के थ्रू जो शुगर का ट्रांसलोकेशन है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं बेटा मास फ्लो कहते हैं, उसे मास फ्लो कहते हैं, बल्क फ्लो कहते हैं, या इन मास फ्लो कहते हैं। ठीक है, क्या मतलब इसका बेटा? मास फ्लो, बल्क फ्लो या इन मास फ्लो का मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल सा ये होता है कि बड़ी मात्रा में शुगर मॉलिक्यूल को एक साथ हम जो है वो फोर्स के साथ दूसरे भाग तक भेजते हैं। तो यहां पे चूंकि बड़ी मात्रा इन्वॉल्व होती है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होता है, लंबी दूरी तक भेजना होता है, बड़ी मात्रा में भेजना होता है, इसलिए यहां पर हम सिंपल डिफ्यूजन का मदद नहीं ले सकते हैं। उससे क्या होगा? छोटी डिस्टेंस तक पहुंचेगा, वो कम मात्रा में पहुंचेगा। यहां पे आपको बड़े अमाउंट में भेजना होता है। ठीक है, तो यहां पे आपको जो है वो मास फ्लो का सहारा लेना पड़ता है। ठीक है, अब चूंकि अब आप देख रहे हो इमेज में आपको जाइलम और फ्लोएम पास पास दिखाई पड़ रहे हैं, फिर आप देख रहे हो कि जाइलम से कुछ वाटर फ्लोएम के अंदर जाता हुआ आपको दिख रहा है, क्योंकि देखिए सिंपल सी जाइलम तो वाटर कंडक्ट करता है, तो जाइलम से वाटर फ्लोएम में क्यों जा रहा है? दिमाग में क्वेश्चन उठना चाहिए जीत के कि व्हाई वाटर गोज इनसाइड द फ्लोएम थ्रू द जाइलम। क्योंकि कारण ये है बेटा, क्या कारण है यहां पे? देखो समझो मेरी बात को, मैं आपको पहले लेक्चर के शुरुआत में ही मैंने आपको बतला दिया था कि कारण ये है कि जहां पर सोर्स है, जहां पे शुगर बन रही है, जहां से शुगर को आगे भेजना है, वहां पे फॉर्म क्या है शुगर का? सुक्रोज। क्या है बेटा? सुक्रोज के फॉर्म में उसको भेजेंगे, तो बड़ी मात्रा में वहां पे सुक्रोज प्रेजेंट रहेगा और सुक्रोज ऑस्मोटिकली एक्टिव होगा। तो मतलब ऊपरी हिस्से जो सोर्स वाला हिस्सा होगा, वहां पर आपको हाई ऑस्मोटिक प्रेशर देखने मिलेगा। सोर्स वाले हिस्से में आपको हाई ऑस्मोटिक प्रेशर देखने मिलेगा, और ऑस्मोटिक प्रेशर हाई क्यों होगा? क्योंकि यहां पर जो है वो ऑस्मोटिकली एक्टिव शुगर प्रेजेंट है बड़ी मात्रा में, क्योंकि यहां पे ऑस्मोटिकली एक्टिव शुगर प्रेजेंट है बड़ी मात्रा में। तो क्या होगा बेटा? इन सेल्स में चूंकि सेल्स के अंदर कॉन्सेंट्रेशन शुगर का इतना अधिक है कि इनके कॉन्सेंट्रेशन को के चलते वाटर अट्रैक्ट होता है जाइलम से, और वाटर कहां गया? वाटर आ गया जाइलम से निकल के फ्लोएम में वाटर। जब ये शुगर को यहां भेजा ना आपने, और बड़ी अच्छी बात है कि
इस शुगर को यहां भेजने के लिए, क्योंकि शुगर मॉलिक्यूल यहां भेजने के लिए, बड़ी मात्रा में भेजने के लिए वहां पे क्या करते हैं, वहां पर हम बोलते हैं शुगर को जब भेजते हैं तो उसे बोलते हैं लोडिंग। क्या बोलते हैं, शुगर को लोड कर दिया। जैसे आपने सीब ट्यूब के अंदर शुगर को आपने लोड किया, जैसे सीब ट्यूब के अंदर आपने शुगर को लोड किया ना बेटा, तो क्या हुआ कि शुगर लोड होने के कारण सीब ट्यूब के अंदर जो है वो एकदम से ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ा, तो वाटर जो है जाइलम से निकल के फ्लोएम के अंदर गया। तो अब वहां पे क्या हो गया, एक सेल है उसके अंदर जो है वो जो सॉल्यूट है उसके कारण, जो शुगर है उसके कारण ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ रहा है, बाहर से वाटर अंदर आ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह कि उस सेल के अंदर छेद भी है, सीप प्लेट प्रेजेंट है, पोर भी है। जब अंदर दबाव बढ़ेगा तो दबाव क्या करेगा, वो सारे कंटेंट को धक्का देगा। वो प्रेशर जो है, वो प्रेशर क्या होता है, इट्स अ प्रेशर पोटेंशियल। वाटर अंदर आएगा, प्रेशर पोटेंशियल क्रिएट होगा, धकाएगा उसको, वो धकाएगा तो जहां पोर थे वहां से शुगर आगे की ओर बढ़ जाएगी, मास फ्लो होगा। ठीक है, अब सिंक में क्या होगा, सिंक में यहां पर जो है वो चूंकि जो भी शुगर आती है या तो वो कंज्यूम हो रही है, खर्च हो रही है वो, या फिर वो स्टोर हो रही है, और स्टोर होती है स्टार्च के फॉर्म में, और यहां पे स्टार्च ऑस्मोटिकली इनएक्टिव होता है। तो सिंक में क्या होगा, लो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, तो यहां से वाटर निकल के वापस कहां चला गया, वाटर निकल के वापस से जाइलम में चला गया। मतलब वाटर को एक एंड से अंदर लिया, दूसरे एंड से बाहर निकाल दिया, और केवल मजा इस बात का लिया गया यहां पे कि वो जो वाटर अंदर आया ना, उसने फोर्स क्रिएट किया, उस फोर्स से शुगर को धक्का मारा, सिंक तक पहुंचा दिया, काम खत्म। ऑस्मोटिक प्रेशर को डाउन किया, वाटर को वापस कर दिया, तो लगातार एक फ्लो चलता रहता है। देखिए आप बकायदा एक साइक्लिक फ्लो चलता हुआ दिखाई दे रहा है यहां पे, है ना। ठीक है, फिर चलिए अब क्या लिखा है एनसीईआरटी में उसको देखते हैं, फिर दोबारा बात करें, चिंता मत करो। ठीक, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट द फ्लो फ्रॉम सोर्स टू सिंक। फूड primarily sucrose is transported by the vascular tissue phloem from source to sink। सारी बातें आ गई इसके के। फूड जो सुक्रोज के फॉर्म में ट्रांसलोकेट होता है बेटा, वो सोर्स से सिंक की ओर थ्रू फ्लोएम मूव करता है। ठीक है, यूजली द सोर्स इज अंडरस्टूड टू बी दैट पार्ट ऑफ द प्लांट विच सिंथेसाइज द फूड। के सामान्यता ऐसा माना जाता है कि सोर्स वो हिस्सा होता है, देखो बेटा सोर्स क्या होता है, सोर्स वो हिस्सा होता है जहां पर या तो फूड बनेगा, फूड का या तो सिंथेसिस होगा। ठीक है, वहां से मूव करें आपके। कभी कभी क्या होता है, जैसे एक प्लांट है, पतझड़ का मौसम है, सुनिए बात करके, पतझड़ का मौसम है, पूरी पत्तियां नीचे गिर गई उसकी, गर्मी बहुत पड़ रही है कि अब प्लांट को जिंदा रहना है तो उसे फूड कहां से मिलेगा। तब क्या होता है, जो रूट्स होती है, जो जड़ें होती है, उनमें बड़ी मात्रा में फूड इकट्ठा होता है, स्टोर होता है रूट के अंदर, क्योंकि सिंक थी वो तो पहले के। लेकिन अब क्या हो गया, अब उल्टा हो गया, गर्मी इतनी पड़ रही है कि सारी पत्तियां नीचे गिर गई हैं, तो जो रूट के अंदर स्टोर जो शुगर थी ना, उसको भेजना पड़ेगा प्लांट के बाकी हिस्सों में, ताकि नई लीफ बन सके, प्लांट जिंदा रह सके। तो अभी सोर्स कौन हो गया, अभी सोर्स तो रूट हो गई। भाई देखो सिंपल, जहां से शुगर को आप आगे भेज रहे हो ना बेटा, जहां से आप शुगर को आगे भेज रहे हो वो जगह सोर्स है, और जहां पे आप स्टोर कर रहे हो या यूज कर रहे हो वो सिंक है। तो जब पतझड़ का मौसम आया, गर्मी का मौसम आया, सीजनल वेरिएशन हुए, पत्तियां सारी नीचे गिर गई, उस समय जड़ों के फूड का, स्टोर फूड का इस्तेमाल किया गया। तो उस समय जो फूड स्टोर करने वाले ऑर्गन थे वो सोर्स के समान काम करेंगे, और जो बाकी ऑर्गन ग्रो कर रहे हैं वो सिंक के समान काम करेंगे। ठीक है, क्लियर। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली सिंक का मतलब है वो हिस्सा जो फूड को स्टोर करता है, जिसको फूड की नीड होती है। ठीक है, पर याद रखिए सोर्स और सिंक का संबंध स्थायी नहीं है। कभी लीफ सोर्स होती है, स्टोर करने वाला हिस्सा रूट होता है, सिंक बन गया। और के जब पतझड़ का मौसम आया, पत्तियां नीचे गिर गई, तो सोर्स क्या बन गया, रूट बन गई, और बाकी प्लांट की बॉडी जो है वो सिंक बन गई उसकी। ठीक है ना। नॉर्मल कंडीशन में क्या देखा, मैंने देखा आपसे कि जो सोर्स है वो लीफ है, कि सोर्स में क्या हुआ, शुगर बन रहा है बेटा, यहाँ पे देख रहे हो आपके सुक्रोज के फॉर्म में इसको ट्रांसलोकेट किया, सोर्स से वो सिंक क्यों आया। याद रखिएगा, जब आप शुगर को अनलोडिंग करते हैं, जब आप अनलोडिंग ऑफ शुगर करते हैं, अनलोडिंग ऑफ शुगर करते हैं ना बेटा, देन यू नीड एनर्जी, आपको ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, क्योंकि आप जो है वो वहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी सिंक के अंदर फूड स्टोर होता है, वहाँ पे आप और फूड भेज रहे होते हैं, तो वहाँ पे सबको जो है फिर ऊर्जा की आवश्यकता होती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है आपको। ठीक है, शुगर के याद रखिएगा, शुगर का जो ट्रांसलोकेशन है सेल टू सेल, उसमें आपको जो है वो प्रेशर पोटेंशियल के अलावा आपको एक्टिव ट्रांसपोर्ट का भी सहारा लेना पड़ता है। ठीक है,
क्लियर? अब देखिए समझ लीजिए कि अब कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन डायरेक्ट ना करके एग्जामिनर क्या करता है, कंपैरेटिव क्वेश्चन करता है, और उस कंपैरेटिव क्वेश्चन के लिए हमको तैयार रहना बेटा कि वो क्वेश्चन क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन जाइलम एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन फ्लोएम के जाइलम टिश्यू हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल। जाइलम जो होता है वो वाटर और मिनरल के ट्रांसपोर्ट में जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फ्लोएम हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ द फूड। फ्लोएम जो है वो फूड के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है बेटा कि क्लियर, कोई पॉइंट नहीं इसमें, कोई डाउट नहीं इसमें के। फिर वाटर इज ट्रांसपोर्टेड अपवर्ड फ्रॉम रूट टू द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट, क्योंकि फोर्स जो है वो जाइलम में खींचने वाला बनता है, तो वाटर केवल एक दिशा में अपवर्ड की और उसका कंडक्शन होता है। फ्लोएम में क्या होता है, फ्लोएम में जो है वो जो फूड है उसको सब जगह पर भेजना पड़ता है, तो फ्लोएम में जो फूड का कंडक्शन है वो अपवर्ड डाउनवर्ड मल्टीपल डायरेक्शन में होता है, जबकि जाइलम में जो वाटर का कंडक्शन है वो यूनिडायरेक्शन होता है। फिर जाइलम में वाटर का कंडक्शन करने के लिए, सेप का कंडक्शन करने के लिए आपको फिजिकल फोर्सेस की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि सबसे मेजर फोर्स क्या है, ट्रांसमिशन पुल है के। जबकि Hi, sorry to disturb you in between lecture, but it's important to inform you. You should download Biomentors app from Google Play Store. We need your support, so please take subscription to become an official commando of Biomentors. Bye bye. Continue your lecture. फ्लोएम में जब आप जो है फ्लोएम में आप जब शुगर को ट्रांसलोकेट करते हो तब आपको जो है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता होती है आपको के, और क्या होता है बेटा, आपको जो है वो शुगर वहां पे एटीपी खर्च करनी पड़ती है शुगर के ट्रांसलोकेशन के लिए आपको। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब जो मैं आपसे कह रहा था वो एनसीईआरटी में मेंशन किया गया है, बट द सोर्स एंड सिंक मे बी रिवर्स्ड डिपेंडिंग ऑन द सीजन और द प्लांट्स नीड। देखिए कितनी अच्छी बात लिख के, जो सोर्स और सिंक हैं उनका संबंध आपस में बदल सकता है। शुरुआत में पत्तियां जो थी वो सोर्स थी, रूट जो फूड को स्टोर कर रही थी वो सिंक थी, लेकिन जब पत्तियां गिर गई तो रूट का फूड जो है वो बाकी प्लांट बॉडी में यूज हो रहा है, तो रूट बन गई सोर्स और बाकी हिस्सा बन गया सिंक। ठीक है, सुगर स्टोर्ड इन रूट may be mobilized to become a source of food in the early spring। बसंत की शुरुआत में जब पौधे में बर्ड्स लगती है, ट्री होता है, वो तो पौधे की जो बर्ड्स होती है ग्रोइंग प्लांट के प्लांट टिप होते हैं, पौधे की वृद्धि करने वाले बिंदु होते हैं, ग्रोइंग प्लांट टिप होते हैं, वो सिंक के समान काम करते हैं कि दे नीड एनर्जी फॉर ग्रोथ। ठीक है, एंड डेवलपमेंट ऑफ द फोटोसिंथेटिक एपरेटस के, पहले पत्ती लगेगी, नया लीफ लगेगा, पहले उगाना पड़ेगा उसको, तब तो वो नया काम करना शुरू करेगा के। तो एक्चुअली क्या होता है कि यहां पे क्या हुआ, सोर्स और सिंक का संबंध बदल गया आपस में। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ since the source and sink relationship is variable, the direction of movement in the plant movement in the phloem can be upward and downward bidirectional के। तो याद रखिएगा फ्लोएम के अंदर चूंकि सोर्स और सिंक का संबंध बड़ा वेरिएबल होता है, इसलिए फ्लोएम के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन होता है शुगर का वो बाई डायरेक्शन होता है, अपवर्ड डाउनवर्ड कहीं भी हो सकता है। क्लियर? ठीक, देखिए है ना, ये दिखाई पड़ रहा है आपको सोर्स, ये है दिस इज दी सोर्स एंड दिस इज दी सिंक। ठीक है ना, क्लियर? देख रहे हैं आपके। अब आप बोल रहे हैं कि ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट, क्योंकि ऑलरेडी क्या होता है बेटा कि शुगर को आप जो है ऑलरेडी फ्लोएम के अंदर में शुगर बड़ी मात्रा में होती है, ट्रांसलोकेशन के कारण सब सेल उसके अंदर डालती हैं, तब भी हर सेल को अपना हर शिफ्ट ट्यूब सेल जो है वो उसमें शुगर को जो है वो बना के म्यूजोफिल सेल वहाँ से जो उसको प्लांट की बाकी हिस्सों से उसको वहाँ पे जो है वो शुगर को वहाँ भेजा जाता है। तो वैसी कंडीशन में एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, क्योंकि आप लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की ओर शुगर को भेज रहे होते हैं। ठीक है, दिस कंट्रास्ट with the xylem where the movement is always unidirectional। xylem में हमेशा एक दिशा में मूवमेंट होता है, आउटवर्ड। Hence, unlike one-way flow of water in transmission, food in phloem sap can be transported in any required direction as long as there is a source of sugar and a sink able to use, store or remove the sugar। के जब तक शुगर सोर्स से सिंक की ओर बढ़ रहा है, ठीक है, तब तक आप देखेंगे कि फ्लोएम कई दिशाओं में जो है वो फूड को ट्रांसलोकेट कर सकता है। ठीक है, डिपेंड करता है कि क्या सोर्स है क्या सिंक है, उनके बीच का संबंध क्या है। Phloem sap is mainly water and sucrose (IMP), but other sugar, hormones and amino acids are also transported और ट्रांसलोकेट थ्रू फ्लोएम के। तो कई फाइटो हार्मोन भी जो है फ्लोएम के थ्रू ट्रांसलोकेट होते हैं बेटा के। ठीक, कुछ अमाइनो एसिड भी फ्लोएम के थ्रू ट्रांसलोकेट होते हैं, लेकिन मेन कंपोनेंट क्या होता है फ्लोएम सेप का, वो होता है वाटर एंड सुक्रोज, जबकि जाइलम सेप का मेन कंपोनेंट क्या होता है, वाटर एंड डिसॉल्व मिनरल्स। ठीक है,
अब बात करते हैं द प्रेशर फ्लो और मास फ्लो हाइपोथेसिस की क्या बोलता है। देखो मैंने आपको बताया ना बेटा कि एक्चुअली में सुक्रोज ऑस्मोटिकली एक्टिव होता है। जो सोर्स होगा वहां से सिप ट्यूब में जो है वो सुक्रोज को डालेंगे, सुक्रोज इकट्ठा होगा, ऑस्मोटिकली एक्टिव होगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा, नेगेटिव वाटर पोटेंशियल होगा। तब क्या होगा, तब बाहर से वाटर अंदर की ओर वाटर अंदर आएगा। यहाँ पे वाटर अंदर आने से क्या होगा, प्रेशर पोटेंशियल बढ़ेगा, प्रेशर दबाव बढ़ेगा। तो क्या होगा, निचला जहां जो सिंक है वहां पे प्रेशर पोटेंशियल कम रहेगा और जहां सोर्स है वहां पे प्रेशर पोटेंशियल अधिक रहेगा। तो प्रेशर जो है वो डिफ्यूज करेगा, प्रेशर जो है वो कहां से कहां हो जाएगा, प्रेशर जो है मूव करेगा। तो हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की ओर जो है वो शुगर का फ्लो होगा। ठीक है, देखिए क्या लिखता है, देखते हैं। द एक्सेप्टेड मैकेनिज्म यूज्ड फॉर द ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर फ्रॉम सोर्स टू सिंक इज कॉल्ड द प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस। ठीक है, एज ग्लूकोज इज प्रिपेयर्ड एट द सोर्स बाय फोटोसिंथेसिस इट इज कन्वर्टेड टू दी सुक्रोज एट डाइस। देखो मैंने कहा ना, ग्लूकोज बनता है, शुगर जो बनती है ग्लूकोज के फॉर्म में बनती है, फिर डाइसैकराइड सुक्रोज में वो कन्वर्ट की जाती है। ठीक है, द शुगर इज देन मूव्ड in the form of sucrose into the companion cell and then into the living phloem sieve tube cell by active transport. very आई। मैंने कहा ना आपसे सुक्रोज बनने के बाद उसको जो है वो कंपेनियन सेल में डाला, कंपेनियन सेल से उसको कहां डाला बेटा, उसको जो है सिव ट्यूब सेल में डाला। और ये इस प्रोसेस में एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट वर्ड साफ साफ दे रखा है, दिमाग में रखिएगा इस चीज को, भूलिएगा नहीं। ठीक है ना, ठीक। This process of loading at the source produce a hypertonic condition in the phloem के। अब जैसे जैसे आप शुगर को सिप ट्यूब के अंदर लोड करते चले जाते हो, वैसे वैसे हाइपरटोनिक कंडीशन बनती रहती है। अब बोलोगे सर एनर्जी क्यों लग रहा है, क्योंकि बेटा ऑलरेडी फ्लोएम के सिप ट्यूब सेल में शुगर प्रेजेंट था और आप नया शुगर और लाके डाल रहे हो उसमें, तो क्या होगा, उसमें चूंकि लो कॉन्सेंट्रेशन से शुगर को आप हाई कॉन्सेंट्रेशन की ओर भेज रहे होते हो तो एनर्जी लगेगा। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि फ्लोएम का जो कॉन्सेंट्रेशन है फ्लोएम सेप का वो कई गुना बढ़ जाता है, वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, देखिए यहां पे आप लोड कर रहे हो, देखिए सुक्रोज लोड किया आपने, तो अब क्या होगा बेटा, जब यहाँ आप लोड करोगे तो पॉइंट नंबर 1 पे यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो है वो लोडिंग ऑफ शुगर से क्या होगा बेटा, प्रेशर बढ़ जाएगा। क्या होगा, यहाँ पे वाटर अंदर आने लगेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा यहाँ पे, और ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा यहाँ पे तो क्या होगा, वाटर अंदर की ओर इंटर करेगा, वाटर अंदर इंटर करेगा तो दबाव क्रिएट होगा बेटा यहाँ पे। ठीक है ना, ठीक है, यहाँ पे दबाव क्रिएट होगा और उस प्रेशर से फिर शुगर आगे मूव कर जाएगा। ठीक है, जबकि जो सिंक वाला हिस्सा है वहां पे सुक्रोज को जो है वो स्टार्च में कन्वर्ट कर दिया गया होता है। सिंक वाले हिस्से में सुक्रोज जैसे सुक्रोज अंदर आएगा स्टार्च में कन्वर्ट कर देंगे। तो क्या होगा बेटा कि सोर्स से सिंक की ओर जो है वो प्रेशर के डिफरेंस के कारण के, चूंकि सिंक में प्रेशर कम होगा क्योंकि यहाँ पे शुगर कॉन्सेंट्रेशन जो है शुगर सुक्रोज के फॉर्म में कम होती है, नॉन ऑस्मोटिक फॉर्म में स्टार्च प्रेजेंट अधिक होता है। ठीक है, तो क्या होगा, शुगर फिर प्रेशर का डिफरेंस होने के कारण ट्रांसलोकेट होगा। ठीक है, देखिए आप ना क्या देख रहे हो आप, एंड गौर से देखिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज देख रहे हैं यहाँ पे कि जो सोर्स था वहां से जब शुगर को फ्लोएम के सीप ट्यूब में लोड किया गया तो वाटर पोटेंशियल था -1.1 मेगापास्कल। ठीक है, इट इज वाटर पोटेंशियल। और जो सिंक था जहां पे शुगर को स्टार्च में कन्वर्ट किया गया वहां पर वाटर पोटेंशियल था -0.4 मेगापास्कल, और ये एक बड़ा अंतर है। तो इसलिए क्या होगा, वाटर वाटर क्या होगा बेटा, वाटर जो है वो अब क्या हुआ बेटा, नेगेटिव वाटर पोटेंशियल हुआ। यदि मैंने आपसे कहा कि यहाँ पे जो है वाटर पोटेंशियल माइनस, तो इसका मतलब ये कि यहाँ पे हायर कॉन्सेंट्रेशन है, तो उसको नॉर्मलाइज करने के लिए क्या होगा बेटा कि जो वाटर यहाँ पे तेजी से वाटर यहाँ पे इंटर करेगा, तेजी से वाटर यहाँ पर इंटर करेगा, इस जगह पे तेजी से वाटर इंटर करेगा तो पानी के अधिक इकट्ठे होने के कारण प्रेशर पोटेंशियल बढ़ेगा और फिर क्या होगा, फिर वाटर नीचे की ओर आने लगेगा। ठीक है, देखिए क्या लिखा है, द प्रेशर फ्लो प्रोसेस बिल्टअप ऑफ प्रेशर एट द सोर्स पर दबाव बनता है, एंड रिलीज ऑफ प्रेशर एट द सिंक, और सिंक पर जाकर दबाव खत्म होता है। इससे सोर्स से सिंक की ओर फ्लो होता है। एट द सोर्स फ्लोएम लोडिंग कॉजेज हाई सॉलिड कॉन्सेंट्रेशन, जब आप जो सोर्स पर फ्लोएम की में लोडिंग करने के कारण सॉलिड कॉन्सेंट्रेशन को लोड करने के कारण वहाँ पे जो है सॉलिड फ्लोएम में लोडिंग करने के कारण सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है, वाटर पोटेंशियल घटता है, तो वाटर जो है वो आसपास की सेल से वहाँ पे फ्लो करता है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ता है, और सिंक में जो है वो वाटर पोटेंशियल जो है वो कम होता है। और यहाँ पे चूंकि यहाँ पे शुगर जो है वो अनलोड कर दी गई होती है, और यहाँ पे चूंकि क्या होता है, यहाँ पे शुगर अनलोड कर दी गई होती है, और अनलोडेड शुगर जो
स्टार्च में भी कन्वर्ट हो गई होती है, तो इसलिए क्या होता है यहाँ पर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कम रहता है, तो सिंपल सी बात है अधिक दबाव के क्षेत्र से कम दबाव के क्षेत्र की ओर वाटर का फ्लो होगा। वाटर का फ्लो जो है वो विथ ऑर्गेनिक सॉलिड वाटर का फ्लो जो है वो हाई प्रेशर जोन से लो प्रेशर जोन की ओर होगा। इस प्रकार से शुगर बड़े अमाउंट में ट्रांसलोकेट हो गई है। ठीक है, देखिए ना, the phloem loading leads to the built up of sugar. The phloem cell becomes hypertonic due to which solid potential decreases, बड़ा तेजी से नेगेटिव वैल्यू में चला जाता है, वाटर पोटेंशियल भी कम हो जाता है, और इसलिए वाटर जो है वो सीव एलिमेंट में एंटर करता है थ्रू द जाइलम, और उसके बाद क्या होगा कि प्रेशर क्रिएट होगा, तो ट्रगार प्रेशर क्रिएट होगा, और इस ट्रगार प्रेशर के डिफरेंस में वास्तव में क्या होगा बेटा, यहाँ पे प्रेशर वास्तव में होगा इट इज द डिफरेंस ऑफ टरगार प्रेशर के, और टरगार प्रेशर के लिए आजकल क्या वर्ड यूज करते हैं हम, प्रेशर पोटेंशियल वर्ड यूज करते हैं। तो प्रेशर पोटेंशियल का डिफरेंस होने के कारण शुगर यहां पर मूव करेगी। क्लियर? ठीक है, देखिए ना फ्लोएम। अब मैंने आपसे कहा फ्रॉम वेयर डू दी सॉल्यूट कम फ्रॉम के, तो मैंने आपसे कहा ना बेटा कि ये सॉल्यूट जो होते हैं ये वास्तव में जो है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है वो केमिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट के अगेंस्ट होता है। तो आप क्या देखते हैं, आप देख रहे हैं कि जो भी सॉल्यूट जो फ्लोएम में, अब फ्लोएम में कई सॉल्यूट भी पाए जाते हैं, तो वो सॉल्यूट भी एक्टिवली अंदर ले जाते हैं। फ्लोएम में जो है वो प्रेशर पोटेंशियल को बनाए रखने के लिए कई बार कुछ और शुगर के अलावा कुछ सॉल्यूट भी अंदर ले जाते हैं और एक्टिवली अंदर ले जाते हैं वो। ठीक है, फ्रॉम द जाइलम वाटर इन द एडिशन जाइलम मूव्स इनटू द फ्लोएम बाय ऑस्मोसिस। देखिए कैसे, बाय ऑस्मोसिस। ठीक है ना बेटा, है ना। तो अब आप बोलोगे सर जाइलम से फ्लोएम की कोई पाइप लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है? अरे जाइलम पेरेन्काइमा सेल नहीं थी बेटा, लिविंग सेल थी जो रेडियल कंडक्शन में थी। आप इमेजिन करो एक जाइलम पेरेन्काइमा सेल है, एक कंपेनियन सेल है, हमारा दोनों संपर्क में या बीच में 2-4 सेल और प्रेजेंट है, तो डीपीडी के अकॉर्डिंग वाटर मूव करेगा, है ना बेटा। ठीक है, क्या कहा मैंने आपसे कहा कि वाटर जो है वो एडिशन जाइलम से जो है वो फ्लोएम में मूव करता है बाय ऑस्मोसिस, एज ऑस्मोटिक प्रेशर बिल्ट अप इन द फ्लोएम से विल मूव टू एरिया ऑफ द लोअर प्रेशर के। जो ऑस्मोटिक प्रेशर यहाँ बन चुका होता है उसके कारण प्रेशर पोटेंशियल क्रिएट होता है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे वाटर अधिक अंदर आएगा। ठीक है, और उससे फिर शुगर को सोर्स ऑफ सिंक की ओर धक्का दिया जाएगा। एट सिंक ऑस्मोटिक प्रेशर मस्ट बी रिड्यूस्ड। अगेन एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज, देखिए अगेन एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज नेसेसरी टू मूव द सुक्रोज आउट ऑफ द फ्लोएम सेप into the cell which will use the sugar converting it into the energy starch और cellulose के। इसे क्या बोला हमने, अनलोडिंग। इसे बोला हमने अनलोडिंग ऑफ शुगर बोला के, मतलब लोडिंग और अनलोडिंग आप शुगर की करते हैं ना, तब आपको एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। तो जब आप सिंक में पहुंचेंगे वहां भी आप शुगर को फिर जो है वो अनलोड करेंगे यहाँ पे, और अनलोड करने के लिए एनर्जी को खर्च करेंगे आप। ठीक है ना। जैसे ही वहां से शुगर को आप हटा देंगे, जो सिंक के पास वाला है सीप ट्यूब का वो हिस्सा जो सिंक के पास होता है, वहां से आप शुगर को हटा देंगे ना, तो तेजी से वहां पर ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा, और जैसे ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा यहाँ पे तो इसका वाटर निकल के बाहर चला जाएगा। ठीक है ना, वाटर मूव हो जाएगा, इससे बाहर हो जाएगा। टू समराइज द मूवमेंट ऑफ शुगर इन द फ्लोएम बिगिंस एट द सोर्स वेयर शुगर आर लोडेड, एक्टिव ट्रांसपोर्टेड इनटू द सीप ट्यूब। ठीक है, loading of the phloem set up a water potential gradient that facilitate the mass movement of the in the phloem। तो मैंने सबको बताया बेटा, जो मैंने बताया वही लिखा है एनसीईआरटी में, कि आपको एक बात समझना होगा कि फ्लोएम का जो हिस्सा सोर्स के पास होता है वहां पे आप एक्टिवली शुगर को लोड करते हो, जिससे वहां पर जो है वो वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है वो क्या होता है, नेगेटिव वाटर पोटेंशियल इकट्ठा होता है, और उससे वाटर अधिक अंदर आता है, और वाटर अधिक अंदर आने के कारण जो है वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है वो उसमें डिफरेंस क्रिएट होता है। यानी सोर्स में मोर ऑस्मोटिक प्रेशर है, तो क्या होगा बेटा, मोर वाटर को अंदर खींचेगा, अधिक वाटर अंदर आएगा तो वाटर पोटेंशियल जो है वो प्रेशर पोटेंशियल बढ़ेगा, टरगार प्रेशर बढ़ेगा, और वो धकाएगा शुगर को आगे की ओर। ठीक है, देखिए आप ना, ये हम देख रहे हैं फिगर 11.10 देख रहे हैं हमके, क्या बता रहा है बेटा, ये बता रहा है आपको कि शुगर जो है हम देख रहे हैं इसमें कि देखिए सोर्स जो है वो क्या है, लीफ है अपना के, शुगर इंटरसीप ट्यूब, वाटर फॉलो दी ऑस्मोसिस के। तो आप देख रहे हैं इसमें कि जो है वो यहाँ पे हाई टरगार प्रेशर होगा यहाँ पे। ठीक है, वहां से जो धका रहे हैं इसको हम फ्लोएम में धकाते हुए कहाँ पहुंचे, रूट तक इसको लेके आ रहे हैं उनके। शुगर लीफ शिप ट्यूब फॉर मेटाबॉलिज्म एंड स्टोरेज, वाटर फॉलोज दी बाय ऑस्मोसिस। क्या ठीक, वाटर बाहर निकल गया यहाँ पे। तो एक्चुअली दिस इज द इमेज गिवन इन दी एनसीईआरटी। ठीक है, फ्लोएम टिश्यू इज कंपोज्ड ऑफ शिप ट्यूब सेल विच फॉर्म लॉन्ग कॉलम्स ऑफ होल्स एट देयर एंड वॉल, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, सीप प्लेट कहते हैं, बताया मैंने आपके। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड पास थ्रू द होल इन द सीप प्लेट, सो फॉर्मिंग द कंटिन्यूअस फिलामेंट। ठीक, as hydrostatic pressure in the sheep tube of phloem increases, pressure flow begins and the shaft moves through the phloem। ठीक है,
मैंने आपको बताया बेटा, बार बार एक बात बोल रहा हूं कि सिंपल सा जो पढ़ा है ना फंडा हमने ऑस्मोसिस का, वाटर पोटेंशियल का, वही सारे कॉन्सेप्ट यहां पर लग रहे हैं कि जहां शुगर बन रहा है, ऑस्मोटिक इलेक्ट्रिक शुगर बन रहा है, उसको डाल दिया, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ा, उससे चलते जो है क्या हुआ, बाहर से वाटर अंदर आया तो प्रेशर क्रिएट हुआ यहाँ पे, और उसके चलते वाटर को, शुगर को आगे की ओर धक्का देगा। जो प्रेशर का डिफरेंस है ना बेटा, सिंपल सी बात है, वो प्रेशर को इक्वलाइज करने के लिए जो है प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर के वाटर मूव करेगा। ठीक है, meanwhile at a sink incoming sugar are actively transported out of the phloem or removed as the complex carbohydrate. Clear? Up the loss of solid produce the loss of solid produce a high water potential in the phloem and the water passes out returning eventually to the xylem. देखिए क्या हुआ, सिंक पे क्या किया आपने, सिंक पे जो भी शुगर आया उसको आपने स्टार्च में कन्वर्ट कर लिया जो ऑस्मोटिकली इनएक्टिव है, तो एकदम से ऑस्मोटिक प्रेशर नीचे हुआ, सॉल्यूट एकदम से कम हो गया, और जो शुगर आया उसको आप या तो यूज कर लिया तो सॉल्यूट कम हो गया। जैसे सॉल्यूट कम हुआ तो अब एज कंपेयर टू सॉलिड, जो सॉल्यूशन था उसके अंदर वाटर कंपोनेंट बढ़ गया। वाटर, क्योंकि वाटर देखो पूरा धगा के आया था, वो शुगर को आपने हटा दिया, आपने शुगर को स्टार्च में कन्वर्ट कर दिया, अब यहां वाटर बढ़ गया, तो यहां वाटर पोटेंशियल बढ़ गया, तो ये वाला वाटर जो फ्लोएम का जो हिस्सा सिंक के पास था, वहां का वाटर निकल के वापस से जाइलम में चला गया वो। ठीक है, क्लियर, वापस जाइलम पहुंच जाएगा वो। क्लियर, ए सिंपल, आप देखो मैंने बताया आपको ग्रिडली एक्सपेरिमेंट के, हमने शुरुआत में बात की थी, एनसीईआरटी लास्ट में लिखा कि मैंने आपसे कहा था कि आप एक डाइकॉट ट्री है, डाइकॉट ट्री के स्टेम का आप जो है वो छाल निकालना है, बार्क निकालना है, आपके छाल को निकालेंगे तो फ्लोएम निकल जाएगा, मैंने बताया था आपको के, और फ्लोएम निकल जाएगा तो ऊपर और नीचे के सीप ट्यूब के बीच का कनेक्शन हट जाएगा के, तो फूड का ट्रांसलोकेशन रुक जाएगा और रूट की डेथ पहले होगी, इसमें रूट को फूड नहीं मिल पाएगा। ठीक है, अब तो जितना शुगर बनेगा ऊपर से, वो जैसे शुगर नीचे आएगा, जैसे मैंने आपसे कहा कि ये एक ट्री था, स्टेम था, आपने क्या किया, आपने इसका छाल निकाल लिया, आपने इसका क्या किया, इसका आपने जो है वो एक छाल निकाल लिया, आपने इसका छाल निकाल लिया आपने। ठीक है, तो ये मैंने कहा ये इसका आपने रिंगिंग कर दिया आपने इसका, तो ऊपर और नीचे के जाइलम का कनेक्शन कट गया। ठीक है, अब क्या हुआ बेटा, अब जो भी शुगर आपका आएगा वो नीचे की तरफ ट्रांसलोकेट होगा उठ के, तो निचला हिस्सा इसका ऐसे फूलने लगेगा, निचला हिस्सा इसका ऐसे फूलने लगेगा ये। ठीक है, क्यों फूलने लगेगा, शुगर यही इकट्ठा होने लगेगा ये, क्योंकि आगे शुगर जा ही नहीं पा रहा है, तो शुगर यहाँ इकट्ठा होने लगेगा। याद है हमने इमेज में दिखाया था मैंने आपको। ठीक है, तो एक सिंगल एक्सपेरिमेंट ग्रिडलिंग करते हैं, was used to identify the tissue through which food is transported on the trunk of a tree. A ring of bark up to the depth of the phloem layer can be carefully removed. याद रखिए, bark का मतलब होता है all the tissues outside vascular cambium. vascular cambium से बाहर के सभी टिश्यू को bark कहते हैं, और उसमें phloem को आप रिमूव कर देते हैं। ठीक है, in the absence of the downward movement of food, the portion of the bark above the ring of the stem becomes swollen after few week। के कुछ वीक के बाद आपको फ्लोएम का वो हिस्सा जो ऊपर से फ्लोएम को नीचे भेज रहा, जो शुगर को नीचे भेज रहा था, और आपने काट दिया उसमें, तो ऊपर से आने वाली शुगर आगे नहीं पहुंच पाएगी, तो वो जहां लास्ट एंड है वहां पे इकट्ठी होने लगेगी, वो हिस्सा फूलने लगेगा। ठीक है, इस सिंपल एक्सपेरिमेंट से हमको मालूम चलता है कि फ्लोएम जो है वो ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड में इन्वॉल्व होता है, और जो है वो याद रखिएगा। ठीक, और ये क्या, और ये ट्रांसलोकेशन जो होता है वो कहाँ हो रहा होता है, वो रूट की ओर, शूट से वो रूट की ओर ये ट्रांसलोकेशन हो रहा होता है। ठीक है, जो बताता है हमको कि फूड का ट्रांसलोकेशन जो है वो रूट की ओर होता है, फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। ठीक है, चलिए अब यहां पर क्या हुआ, यहां पर जो है वो हमारी बात खत्म हुई कि यहां पर ट्रांसपोर्ट ऑफ इन प्लांट्स वाला चैप्टर हमारा पूरा होता है। ठीक है, और हमने जो ग्रिडली एक्सपेरिमेंट की बात की, हमने पहले लेक्चर के पहले दूसरे लेक्चर में हमने इसके बारे में बात किया होता बेटा। ठीक है, कि फ्लोएम में क्या हो, कैसे हम बार्क को निकालते हैं। ठीक है, तो हमने इस चैप्टर को पूरा एज पर एनसीईआरटी 100% कवर किया, बिटवीन द लाइंस ऑफ एनसीईआरटी कवर किया हमने, और हमने जो एस्टोमेटा के टाइप और बाकी चीजें भी हमने कवर किए। परफॉर्मेंस इनहांसमेंट शीट भी मैंने आपको दी है, जो जरूरी शीट्स हैं उनको भी मैंने आपको प्रोवाइड किया हुआ है, तो प्लीज एक बार पढ़ लीजिएगा उसको भी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा प्लांट फिजियोलॉजी का पहला चैप्टर खत्म होता है, जो सबसे बड़ा चैप्टर है, दिस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट चैप्टर में से एक था, जिसको हमने यहाँ पे फिनिश किया। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए बेटा के, और खूब सारे एमसीक्यू लगाइए, कोई डीपीपी मिस मत कीजिए। अभी क्या होता है कि बहुत सारे लोग पूछते हैं सर हम XYZ कोचिंग जो का टेस्ट से ज्वाइन कर लें क्या, हम ABC कोचिंग का टेस्ट से ज्वाइन कर लेंगे हम के। देखो भैया, तुमको ज्वाइन करना है तुम ज्वाइन करो, लेकिन ये पूछ के ना अपना ना मेरा वक्त खराब करो मुझसे पूछ के। ठीक है, क्योंकि देखिए मैं सिंपल सी बात कहता हूं आपसे कि सफलता सिर्फ और सिर्फ आपके अंदर छिपी है। आप कोई कहीं ज्वाइन करें, 25 टेस्ट से 25 ज्वाइन कर लीजिए, कोई फायदा नहीं होने का। एक ज्वाइन करेंगे, आप ईमानदारी से फॉलो करेंगे, आपको फायदा होगा उससे। अब देखिए, मैं मानता हूं
कि बायोमेंटर्स का उतना बड़ा नाम नहीं है, उतना बड़ा विज्ञापन नहीं है, उतने सारे बच्चे नहीं छाप सकते हम लोग के, तो हम नहीं करते, हम है ही नहीं कमर्शियल मैसेज के। तो हमको प्लीज आप ABCD XYZ से कंपेयर ना करें। आपको भरोसा है तो साथ चलिए, आप पेपर लगाइए, टेस्ट DPP सॉल्व कीजिए, आप ऑनलाइन टेस्ट दीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए के, आपको भरोसा साथ चलिए। आपके नहीं भरोसा है तो हम आपके किसी काम के नहीं है। एवरीथिंग व्हाट मैटर्स इज कि मेरे और आपके बीच में कनेक्शन कितना तगड़ा ये मैटर करता है। ठीक है बेटा, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। चलिए दोबारा मैं आ गया आपके लिए कि ट्रांसपोर्ट ऑफ प्लांट्स में हम जो है वो, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में हम जो है वो MCQs को लगाते हैं बेटा। ठीक है ना, चलिए तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, पहले मैं छोटा कर लूं अपने आप को। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, बताइए, पहले आप लगाइए फिर मैं लगवाता हूं उस क्वेश्चन को। जितने भी क्वेश्चन बेटा हम यहां पर कर रहे हैं वे सारे क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बेटा, अलग अलग एग्जाम से लिए गए क्वेश्चन है, इसलिए इन क्वेश्चंस को हम ये वो क्वेश्चन है जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, FAQ बोलेंगे, जो बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन एग्जाम के अंदर। ठीक है, द ट्रांसपिरेशन इज रेगुलेटेड बाय द मूवमेंट ऑफ, किसके मूवमेंट से? ट्रांसपिरेशन में क्या होता है? ट्रांसपिरेशन होता है बेटा लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। किसका मूवमेंट रेगुलेट होता है भाई? सिंपल सी बात है, गार्ड सेल स्टोमेटा। ठीक है, गार्ड सेल ऑफ द स्टोमेटा इज द राइट आंसर। ठीक है ना, क्लियर? अच्छा मैं पूछूं सब्सिडियरी सेल की क्या भूमिका है ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा में? दे आर द स्टोर हाउस ऑफ पोटेशियम आयन। ठीक है ना, क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 2, द अमाउंट ऑफ वाटर लॉस्ट, द अमाउंट ऑफ वाटर लॉस्ट पर यूनिट ऑफ ड्राई मैटर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ग्रोइंग सीजन ऑफ ए प्लांट इज कॉल्ड। अब देखो यहां पे हुआ कंफ्यूजन। ठीक है, द अमाउंट ऑफ वाटर लॉस्ट per unit of dry matter produced during the growing season of a plant is called। के याद रखो बेटा, आप में से कई बच्चे जो है इसमें आंसर लगाते हैं स्टोमेटल इंडेक्स, जो कि गलत आंसर है। स्टोमेटल इंडेक्स बताता है कि मेसोफिल सेल के रिस्पेक्ट में कितना स्टोमेटा प्रेजेंट है, नंबर ऑफ स्टोमेटा कितना प्रेजेंट है, एंड इट इज एन इंडेक्स जो कि बतलाता है स्टोमेटा की फ्रीक्वेंसी को हमको बतलाता है। तो दिस इज नॉट द राइट आंसर। के कंपेंसेशन पॉइंट का मतलब क्या होता है? ये वो पॉइंट होता है, ये वो लाइट, याद रखिएगा, दिस इज दी लाइट इंटेंसिटी, ये प्रकाश की तीव्रता होती है बेटा, दिस इज लाइट इंटेंसिटी। ठीक है, जिसके बारे में हम आगे फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में देखेंगे। ये वो लाइट इंटेंसिटी होती है जिसमें कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज इक्वल टू दी रेट ऑफ रेस्पिरेशन। इस समय प्लांट से ना तो CO2 ऑक्सीजन बाहर निकल रहा होता है, ना CO2 जो है, ना CO2 बाहर निकलता है, ना ऑक्सीजन बाहर निकलता है। ठीक है, मतलब जो है समझ लीजिए कि जैसे CO2 का जो बाहर निकलने का दर है और CO2 के इस्तेमाल का दर है बराबर हो गया, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेट ऑफ रेस्पिरेशन बराबर रहता है, तो कोई भी गैस बाहर नहीं निकलती है स्टोमेटा से के। ये वो टाइम पीरियड होता है, इसे हम बोलते हैं कंपेंसेशन पॉइंट कहते हैं, लाइट इंटेंसिटी है। ठीक है, दिस इज लाइट इंटेंसिटी जिसमें कि जो है वो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस रेट ऑफ रेस्पिरेशन के बराबर होती है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। कहां पर हम पढ़ेंगे इसको बेटा? फोटोसिंथेसिस में। तो ये भी आंसर नहीं है। आंसर क्या फिर? थ्रेशोल्ड स्टिमुलस का मतलब क्या होता है? एक कोई भी बायोलॉजिकल एक्शन को इनिशिएट करने के लिए एक न्यूनतम स्टिमुलस, स्टिमुलस का मतलब होता है चेंज इन द फिजिकल क्वांटिटी, केमिकल क्वांटिटी। ठीक है, कोई भी ऐसा परिवर्तन जो कि एक परिवर्तन को आगे बढ़ा दे, कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसा स्टिमुलस, कोई भी ऐसा चेंज जो कि एक प्रकार से एक रिएक्शन को प्रमोट करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए जरूरी होता है, उसे हम स्टिमुलस कहते हैं। तो थ्रेशोल्ड स्टिमुलस का मतलब है कि आपके छूने के बाद, आपने कोई टच किया आपने, ठीक है, या आपने कोई केमिकल चेंज किया, तो उसके बाद रिस्पांस मिलेगा, तो उससे वो जो न्यूनतम मिनिमम क्वांटिटी दैट इज रिक्वायर्ड टू गेट द रिस्पांस इज नोन एज द स्टिमुलस। ठीक है, तो ये भी नहीं आंसर है। आंसर क्या है इसका? इसका आंसर आया, इट इज कॉल्ड द ट्रांसपिरेशन रेशियो। ठीक है, नोट कर लेना। ठीक है बेटा, नोट कर लेना इसको। ये क्लास में डिस्कस नहीं हुआ होगा तो नोट कर लेना इसको। ट्रांसपिरेशन रेशियो, द अमाउंट ऑफ वाटर लॉस्ट पर यूनिट ऑफ ड्राई मैटर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ग्रोइंग सीजन ऑफ ए प्लांट इज कॉल्ड द ट्रांसपिरेशन रेशियो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन? कौन सा ट्रांसक्रिप्शन का भाग नहीं है? कोहेशन, एडिशन एंड मैकेनिज्म ऑफ एसेंट ऑफ सेप का भाग नहीं है। एंड कौन सा एक इसमें से ऐसा है जो ना ट्रांसक्रिप्शन का भाग है, ना कोहेशन एडिशन थ्योरी का पार्ट है, ना एसेंट ऑफ सेप की मैकेनिज्म का भाग है? देखो अब देखते हैं इसमें क्या आंसर है इसका। The loss of water from the mesophyll cell which initiate a pull of water molecule from the neighboring cell, बिल्कुल सही है, इसे ट्रांसपिरेशन पुल बोलते हैं। नेगेटिव वाटर पोटेंशियल क्रिएट होता है जिससे वो जो वाटर को ऊपर की ओर सक करता है, ये सही है। हाइड्रोफिलिक वॉल ऑफ नैरो ट्रैकेट एंड जाइलम वेसल दैट हेल्प टू रेज द कॉलम ऑफ वाटर अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, बिल्कुल सही बात है, ये एडेसिव फोर्स की बात यहां पे आ गई बेटा।
रिडक्शन ऑफ वाटर पोटेंशियल इन द सरफेस फिल्म ऑफ मेसोफिल ड्यू टू द ट्रांसमिशन, बिल्कुल सही बात है। जो सरफेस वाला जो वाटर होता है उसमें काफी वाटर पोटेंशियल नेगेटिव हो चुका होता है मेसोफिल सेल में, इसलिए वाटर एक ट्रांसफर पुल क्रिएट होता है, वाटर ऊपर की ओर खींचता है। द एक्टिव पंपिंग ऑफ वाटर इनटू जाइलम ऑफ रूट, याद रखिएगा बेटा ट्रांसपिरेशन में एक्टिव ट्रांसपोर्ट नहीं होता है, ना कोहेशन एडिशन में होता है, ना मैकेनिज्म ऑफ एसेंट ऑफ सेप में इसकी कोई भूमिका है। एंड एक्चुअली में जो जब कभी ट्रांसफर पुल थ्योरी ऑपरेट होती है, कोहेशन एडिशन थ्योरी की हम बात करते हैं, तो तब जो वाटर का एब्जॉर्प्शन पैसिव होता है। द रूट सर्व ओनली एज ए पैसेज, वो फोर्स को जनरेट नहीं करती है। तो आंसर इज जो नॉट ए पार्ट पूछा है तो दिस इज नॉट ए पार्ट, के आंसर इज डेल्टा डी। ठीक है ना, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, आप बड़ा थोड़ा स्टेटमेंट दे रखे हैं। अब ऐसे क्वेश्चन होता है ट्रैप, इनको इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है बेटा, क्योंकि यदि ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं तो कई बार दिक्कत में पड़ जाते हैं हम। ठीक है, तो पता होना चाहिए। द इमीडिएट, अब क्या पूछा उसने, कौन सा पॉइंट करेक्ट पूछा है, करेक्ट। ठीक है, द इमीडिएट कॉज ऑफ इंस्ट्रूमेंटल मूवमेंट इज ए चेंज इन द टर्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। हायर वेपर प्रेशर इन सब इंस्ट्रूमेंटल चैम्बर एंड इंटरसोलर स्पेस विथ रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर डज नॉट फेवर, ये तो गलत है भाई। वेपर प्रेशर ग्रेडियंट तो पहली चीज है ना, ये तो वेपर प्रेशर ग्रेडियंट पहली चीज है कि जो अंतर होगा उससे ट्रांसमिशन बढ़ जाएगा, तो ये गलत स्टेटमेंट हो गया। फोर्स जनरेटेड बाय ट्रांसमिशन क्रिएट प्रेशर सफिशिएंट टू लिफ्ट ए जाइलम साइज वाटर कॉलम ओवर 130 मीटर हाई, बिल्कुल सही बात है। अंडर लो ह्यूमिडिटी ऑप्टिमम टेम्परेचर गार्ड सेल्स आर टर्जिड मॉइस्ट सॉइल ट्रांसमिशन वुड बी हाई, ये भी सही है। मतलब ए सही है, सी सही है, डी सही है, तो आंसर आ गया इसका बीटा बी इज दी राइट आंसर। क्लियर, ठीक है ना बेटा। तो आपको देखो, जब तक यदि आपको जिस प्रकार मैंने पढ़ाया, जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो इन स्टेटमेंट में आप कंफ्यूज जाओगे, और एक स्टेटमेंट गलत आपने गलत पकड़ लिया तो आंसर गलत होना ही होना है। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन के बराबर एक क्वेश्चन होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन स्टोमेटा वेर ओपन द पीएच ऑफ गार्ड सेल, याद रखिए स्टोमेटा ओपन होता है मतलब उस समय गार्ड सेल का पीएच न्यूट्रल होता है। ठीक है, और जब स्टोमेटा क्लोज होता है मतलब उस समय पीएच जो है वो जनरली एसिडिक पीएच जो हो चुका होता है CO2 के इकट्ठा होने का। तो आंसर क्या आ गया इसका 7, तो लिखा 7.5 इज द राइट आंसर, दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, याद रखिएगा। 6, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, तब आपको बताना है नॉट ट्रू बताना है आपको। ठीक है, ट्रांसमिशन इज इंक्रीज व्हेन रूट शूट रेशियो इज इंक्रीज, बिल्कुल सही बात है। जड़ें अधिक होंगी तो वाटर को वो अधिक एब्जॉर्ब करेंगे बेटा, तो ये सही बात है, बिल्कुल बढ़ जाएगा उस पर। ठीक है, फिर ट्रांसमिशन इज इंक्रीज व्हेन लैटेक्स एंड म्यूसिलेज इज इंक्रीज इन टिश्यू, ये गलत है। कारण ये कि यदि लैटेक्स और म्यूसिलेज टिश्यू में बढ़ रहा है मतलब वो वाटर को स्टोर कर रहा है उठ के, और जो है वो वाटर को वो स्टोर कर रहा है, म्यूसिलेज है लैटेक्स से वाटर को स्टोर कर रहा है मतलब वो ट्रांसमिशन को कम करने की कोशिश कर रहा है, तो ये गलत हो गया। ट्रांसमिशन इज डिक्रीज व्हेन स्टोमेटा आर संकन, ये बिल्कुल सही है। ट्रांसमिशन इज डिक्रीज व्हेन लीव्स बिकम लेदरी और हैरी, ये भी सही है। मतलब गलत क्या है, स्टेटमेंट बी इज रॉन्ग। व्हाई इट इज रॉन्ग, प्लांट में यदि म्यूसिलेज है बेटा तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह प्लांट में म्यूसिलेज इकट्ठा हो रहा है, लेटेक्स बन रहा है, इसका मतलब है कि प्लांट जो है वाटर को स्टोर कर रहा है अलग अलग फॉर्म में, इसका मतलब वाटर के लॉस को रोकने की वो कोशिश कर रहा है। ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7 फिर से देखिए, एक बड़ा क्वेश्चन है। इन सक्लेंट प्लांट्स, मांसोलभित पौधों में द स्टोमेटा ओपन एट नाइट, रात में स्टोमेटा खुलते हैं, दिन में क्लोज रहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द बेस्ट हाइपोथेसिस टू एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ स्टोमेटा ओपनिंग इन नाइट ओनली। याद है मैंने कहा था यदि रात में भी स्टोमेटा की CO2 को आप हटा दोगे तो स्टोमेटा ओपन कर जाएगा। तो जो स्कोटैक्टिव स्टोमेटा होते हैं या सक्लेंट प्लांट्स होते हैं उनमें रात में CO2 ऑर्गेनिक एसिड के रूप में इकट्ठा होता है, और पढ़ा है हमने अच्छे से बेटा, और वो ऑर्गेनिक एसिड जो दिन में टूटते हैं उससे CO2 निकलता है, तो स्टोमेटा दिन में क्लोज रहते हैं। तो मतलब CO2 को रात में ऑर्गेनिक एसिड के फॉर्म में इकट्ठा किया जाता है। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, CAM साइकिल, क्रेस्टोलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म, याद है ना। ठीक है, क्या आंसर आएगा इसका, CO2 used up increase pH in accumulation of sugar, गलत है। CO2 accumulate reduce pH stimulate enzyme resulting in accumulation of sugar, ये भी गलत है बेटा के। increased in CO2 concentration
conversion of organic acid into starch resulting in the increased conversion of sugar resulting in increased uptake of potassium ion and water के ऐसा नहीं है बेटा CO2 concentration जो CO2 बेसिकली ऑर्गेनिक एसिड में इकट्ठा होता है खुद से डायरेक्ट वो ऑर्गेनिक एसिड में कन्वर्ट होता है तो आंसर का क्या होगा बेटा कि देखो CO2 कॉन्सेंट्रेशन जब भी बढ़ेगा तो क्या होगा बेटा बढ़ेगा तो स्टोमेटा क्लोज होगा याद रखिए जहां भी CO2 कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो स्टोमेटा क्लोज होगा CO2 कॉन्सेंट्रेशन कम करना पड़ेगा आपको क्योंकि CO2 को आप ऑर्गेनिक एसिड में इकट्ठा कर रहे होते हैं तो लो CO2 कॉन्सेंट्रेशन स्टोमेटा ओपनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है किस में इकट्ठी हो गई CO2 ऑर्गेनिक एसिड में इकट्ठी हो गई गार्ड सेल के अंदर के और इससे क्या हो गया बेटा इससे जब ऑर्गेनिक एसिड बनेगा तो वो डिसोसिएट करेगा तो पोटेशियम मैलेट बनेगा और स्टोमेटा ओपन हो जाएगा बेटा ठीक है ना क्या लिखा है low CO2 concentration causes accumulation of organic acid in guard cell resulting in increased concentration of cell up ठीक है ना बिल्कुल सही बात है तो एक्चुअली CO2 यदि देखो बेटा सिंपल सी बात है फंडा समझना CO2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो स्टोमेटा क्लोज होगा CO2 कॉन्सेंट्रेशन घटेगा तो स्टोमेटा ओपन होगा तो CO2 कॉन्सेंट्रेशन क्यों डिक्रीज हुआ है रात के समय क्योंकि जो है उसको ऑर्गेनिक एसिड में CO2 को कन्वर्ट कर लेगा शिफ्ट कर लेगा उसको तो वो ऑर्गेनिक एसिड में कन्वर्ट हो गया ठीक है याद है ना आपको टेम्पोरल सेपरेशन और स्पेशल सेपरेशन ऑफ एंजाइम सिस्टम पढ़ाया हुआ मैंने आपको ना ठीक है क्वेश्चन नंबर 8 which of the following theory gives the latest expression of the closure of stomata की क्लोजिंग का लेटेस्ट एक्सप्रेशन कहां किससे मिलता है बेटा देखो अब क्या पूछा आपसे which of the following theory gives the latest explanation of closure of stomata ठीक है अब देखो इसमें क्या है आपके पास ऑप्शन है ABA थ्योरी मुंज थ्योरी स्टार्च ग्लूकोज थ्योरी और एक्टिव पोटेशियम आयन ट्रांसपोर्ट थ्योरी ठीक है अब पूछा क्या आपसे पूछा उसने आपसे कि क्लोजर ऑफ अब यहां पे क्या किया उसने आपसे आपको एक वर्ड उसने हाईलाइट कर दिया क्लोजर वर्ड को उसने हाईलाइट कर दिया ठीक है ओपनिंग एंड क्लोजिंग बोलता है देखो ध्यान से बात सुन के ये क्या है यहां पर आपको जो है वो आपको मोर करेक्ट आंसर देना आपको जो है वो मोर करेक्ट आंसर आपको दे रहा है यहां पे ठीक है आपको यहां पे मोर करेक्ट आंसर देना है यहां पर मुंज थ्योरी का संबंध शुगर ट्रांसलोकेशन से गलत हो गया स्टार्च ग्लूकोज थ्योरी नहीं एक्सेप्ट की गई तो ये भी गलत हो गया अब क्या आंसर है इसका ए और डी में से एक बेस्ट आंसर होना चाहिए ठीक है अब आप में से कई बच्चे बोलेंगे सर डी आंसर होना चाहिए देखो बेटा एक्टिव पोटेशियम आयन ट्रांसपोर्ट जो है वो इट इज रिस्पांसिबल फॉर द ओपनिंग ऑफ दिस स्टोमेटा शाम के समय फिर क्या होता है जब स्ट्रेस में वाटर कम होने लगता है तो एब्सिसिक एसिड निकलता है जो पोटेशियम आयन चैनल को बंद करता है हाइड्रोजन आयन को वापस लेके आता है और स्टोमेटा की क्लोजिंग में रोल प्ले करता है तो आंसर क्या था आपको थ्योरी का पूरा नाम क्या था एक्टिव पोटेशियम आयन ट्रांसपोर्ट एंड हार्मोन रेगुलेशन थ्योरी याद है ठीक है तो एक्टिव पोटेशियम आयन ट्रांसपोर्ट ओपनिंग के लिए होता है और एबीए थ्योरी जो है वो क्लोजिंग के लिए होता है तो आंसर इसका आ गया ये That is the more यदि ये ऑप्शन में ना दे रखा हो बेटा यदि ये ऑप्शन में ना दे रखा हो ना तो आप आंसर लगाएंगे डेल्टा डी ठीक है यदि इस क्वेश्चन में क्लोजर की जगह पे लिखा हो सुनना बात को ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा लिखा हो तो आंसर क्या हो जाएगा डेल्टा डी यदि ओपनिंग लिखा है तो आंसर हो गया एक्टिव पोटेशियम आयन ट्रांसपोर्ट थ्योरी के ओपनिंग एंड क्लोजिंग लिखा है ओपनिंग एंड क्लोजिंग लिखा है ओपनिंग तो भी आंसर डेल्टा डी होगा क्योंकि ओपनिंग को हम प्रायोरिटी देंगे यहां पे तो भी आंसर डेल्टा डी होगा हालांकि क्वेश्चन कंफ्यूजिंग हो जाएगा वैसी कंडीशन में के तो एबीए थ्योरी इज फॉर क्लोजिंग एक्टिव पोटेशियम ट्रांसपोर्ट थ्योरी इज दी फॉर ओपनिंग दोनों को मिला के हम बोलेंगे स्टोमेटा का ओपनिंग एंड क्लोजिंग क्लियर ये पढ़ा हुआ है ऑलरेडी हमने ठीक है क्वेश्चन नंबर 9 वाटर लॉस बाय गटेशन गटेशन में निकला हुआ वाटर क्या होता है वो बेसिकली जाइलम का सेप होता है जिसमें कि वाटर प्योर वाटर नहीं होता है वाटर साथ में मिनरल भी डिसॉल्व होते हैं तो इसका मतलब हो गया क्या आंसर है ये इट इज मिक्स विद सॉल्ट ठीक है ना जाइलम सेप होता है इसलिए क्वेश्चन नंबर 10 गटेशन कब होता है गटेशन जो है बेटा पॉजिटिव रूट प्रेशर जो है हमको रात के समय पॉजिटिव रूट प्रेशर देखने मिलता है छोटे प्लांट्स में तो अर्ली मॉर्निंग हमें जो है वो ओस की बूंद के समान पत्ती की टिप पर हमें जो वाटर ड्रॉप दिखाई पड़ती है तो गटेशन कब होता है ये मॉर्निंग में होता है तो 10 o'clock आंसर मत लगा देना के दैट इज अर्ली मॉर्निंग में हमको ये देखने मिलता है ड्यू ड्रॉप के रूप में ठीक है ना क्लियर चलिए तो यहां पर हमारा ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स पूरा होता है और हमने इसमें जो है कई सारे ऐसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उनको देखा हमने हालांकि कई क्वेश्चन अभी हमने जो है वो डीपीएस के थ्रू हमने कवर किए जिसमें कि शुगर ट्रांसलोकेशन के बारे में बात किया हमने के स्टोमेटा की ओपनिंग के बारे में बात किया तो बेटा डीपीएस भी इक्वली जरूरी है नहीं ये जो हम क्वेश्चन देख रहे हैं क्लास के बाद ये बेसिकली एग्जाम वाले क्वेश्चन है बेटा के लेकिन हमें एग्जाम में जो दूसरे तरह के क्वेश्चन के लिए भी अपने आपको तैयार करना होता है इसलिए डीपीएस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा ठीक है ना चलिए तो पढ़ते रहिए मेहनत करते बेटा ऑल द बेस्ट Hi,
to become an official commando of Biomentors. Join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers, an online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download Biomentors online app from Google Play Store.